नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जैसा कि कल मैंने वादा किया था कि बिग बॉस 15 के पूरा ये जो सीजन था इसका तबीयत से हम पोस्टमार्टम करेंगे, तो ये बिग बॉस 15 के पोस्टमार्टम वाले वीडियो में आपका स्वागत है। एक कहावत कही जाती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये जो बिग बॉस के जो कागज के फूल हैं, इनकी तबीयत से डिकोडिंग काफी पहले से मैं करता आ रहा हूं। एंड पर्सनली बताऊं तो मुझे बिग बॉस 15 बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करके गया है। सेटिस्फाई इन द सेंस, जो बातें मैं पिछले 2 सीजन से हाईलाइट करता रहा हूं, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहा हूं कि आपके वोट्स की अहमियत नहीं होती है, यहां मेकर्स अपनी लाठी अपनी भैंस वाला अंदाज चलाते हैं, पब्लिक के सेंटिमेंट को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे मेकर्स अपने प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट को पुश करते हैं, ये सारी चीजें जो कि पिछले 2 सीजन से लोग इग्नोर करते आ रहे हैं और ये चीजें मैं हाईलाइट करता आ रहा हूं। लोग मुझे कई तरह से गालियां भी देते आए, बड़े बड़े स्टिकर्स एंड टैग चिपका दिए, लेकिन मैं अपने मिशन में लगा रहा और इस सीजन में मेरी हर बात को बिग बॉस ने सही साबित कर दिया कि कैसे ये लोग अपने फाइनलिस्ट को आगे पुश करते हैं, कैसे कभी मीडिया के नाम पर, कभी फराह खान के नाम पर, कभी राजीव अड़ातिया, कभी फेक फाइनलिस्ट, कभी चैलेंजर्स को भेज कर जब तक तेजा को टिकट टू फिनाले नहीं मिल गया तब तक मेकर्स हर संभव कोशिश करते रहे। और ये हमने बार बार देखा है इस सीजन के अंदर कि तेजस्वी प्रकाश कई बार विक्टिम कार्ड खेल रही थी, कई बार वो रो रही थी। इनफैक्ट लास्ट में जब वो मिनी क्वीन वाला टास्क था, वो लिटरली भीख मांग रही थी, राखी सावंत से ये कह रही थी कि प्लीज अगर मैं टिकट टू फिनाले मुझे नहीं मिला तो बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाएगी। और अब अगर आप पीछे पलटकर देखेंगे तो शायद शीतल अय्यर, जो कि कलर्स की क्रिएटिव हेड है, प्रोग्रामिंग हेड है नॉन फिक्शंस की, उनकी और तेजा की कोई अंदर खाने में डील हुई होगी कि तेजा तू कैसे भी करके टिकट टू फिनाले जीत जा, फिर हम तुझे ट्रॉफी जिता ही देंगे और फिर नागिन शो तो मिल ही जाएगा। और बार बार उसे तेजा को टिकट टू फिनाले नहीं मिल रहा था, इसलिए बिग बॉस के मेकर्स ने बार बार हर वीक जब तक तेजा को टिकट टू फिनाले में उसकी सीट कंफर्म नहीं हो गई तब तक मेकर्स टिकट टू फिनाले वाला चूतियापा चलाते ही रहे। एंड कल रात को जो कुछ हुआ वो देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों ये चैलेंजेस भेजे गए, क्यों वो नकली फर्जी वो जो आए थे ना, वो मुनमुन दत्ता और वो विशाल सिंह और वो सुरभि चांदना, क्यों ये नकली लोग भेजे गए ताकि तेजा के लिए रास्ता क्लियर हो सके। क्यों उमर को निकाला गया, क्यों राखी को निकाला गया, क्यों राखी सावंत, जिसने कि मेकर्स की स्क्रिप्ट बीच में ही एक्सपोज कर दी थी जब उसने करण कुंद्रा को बोला था कि अगर तू टिकट टू फिनाले देगा लड्डू को तो फिर लड्डू जीत जाएगी, तू साइड में रह जाएगा। हालांकि सलमान खान ने राखी को काफी खरी खोटी सुनाई थी कि तुम अंतर्यामी बन गई हो, बताओ कौन जीतेगा, क्या होगा। उमर को कितनी बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया गया था जब उमर ने कहा था कि वो बॉक्स वाली टास्क में क्या गिनती के आधार पर तेजा को निकाल देंगे, पागल है क्या। जब उमर ने ये बात रश्मि से कही थी कि तू पागल है क्या, ये लोग तेजा को निकालेंगे, तो कैसे यहां पर शो के अंदर रहकर के जो कंटेस्टेंट थे जैसे कि राखी और उमर, उन्हें भी पता चल चुका था कि मेकर्स की स्क्रिप्ट क्या है और इन दोनों को ही कहीं ना कहीं सजा मिली है इस बात की कि इन्होंने मेकर्स की स्क्रिप्ट की पोल पट्टी कैसे खोल दी। और करण कुंद्रा बेचारा एमटीवी के शोज का इतना बड़ा नाम, यहां पर साला रनर अप भी नहीं बन पाया, उसे भी सजा मिली है। उस बेचारे को सिर्फ इस बात की सजा मिली है कि उसने तेजस्वी के लिए खेलना काफी देर से शुरू किया और वो उमर जो कि तेजस्वी के खेल को अच्छे से डिकोड कर चुका था, समझ चुका था, एक्सपोज कर रहा था, उस उमर रियाज के साथ ज्यादा दोस्ती थी करण कुंद्रा की। कहीं ना कहीं इस बात का जुर्माना भरना पड़ गया है करण कुंद्रा को, जिस वजह से बेचारा सेकंड रनर अप बना, जबकि ये करण कुंद्रा इस सीजन के स्टार्ट से शो का हीरो था। करण नीति, करण राज नाम के प्रोमो चला करते थे, अब घर में चलेगा करण राज। अब हम जब एंड रिजल्ट देखते हैं, अगर हम इसे क्रिकेटिंग टर्म्स में समझें तो क्रिकेट के मैदान में 2 बल्लेबाज होते हैं, एक होता है नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो सिर्फ खड़ा रहता है और एक होता है जो कि स्ट्राइक लेता है, रन स्कोर करता है। और बिग बॉस ने साबित कर दिया कि वो बल्लेबाज जो कि सिर्फ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा हुआ है उसे मैन ऑफ द मैच मिल जाता है। अगर इसे फिल्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शोले जैसी पिक्चर जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार या फिर गब्बर सिंह बने थे, अमजद खान, इतने लेजेंडरी एक्टर्स के होने के बाद अगर वहां पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुरमा भोपाली यानी जगदीप को मिल जाए या फिर वो जेल का कल्लू नाई जो कि खबरी बना हुआ था, ऐसा ही कुछ यहां पर बिग बॉस में हमें देखने को मिला है कि जो लोग एक्चुअली में हीरो थे या फिर जो लीड कर रहे थे फ्रंट से, वो सब साइड में रह गए और एक चिमकांडी आती है जो अपने बूते एक टिकट टू फिनाले अर्न नहीं कर पाई, जो अपने बूते वीआईपी में नहीं बन पाई, जो अपने बूते कभी कैप्टन नहीं बन पाई, अपने बूते उसने कुछ नहीं किया, बस अपने बूते एक काम किया कि वो स्विमिंग पूल में सवेरे 4 बजे कूद गई और कंबल में दंगल करना ही उसका गेम था। कितनी इनसिक्योर थी,
कितनी ज्यादा वाहियात थी ये, जिसने अपने बूते कुछ नहीं किया वो यहां पर फिनाले जीत गई। ये सबसे बड़ा वाला ब्लंडर है। वैसे सीजन पन पनापन 15 जीतेगा करण कुंद्रा, ये डायलॉग खुद करण कुंद्रा बोला करते थे, और सीजन पन पनापन 15 की पीपीड़ी बजाई थी सलमान खान ने। बट इवेंचुअली ये सीजन पन पनापन पनौती साबित हुआ है, जिसकी वजह से कोई टीआरपी नहीं आई, कभी चैलेंजर्स, कभी फर्जी वो जो आए थे मुनमुन दत्ता और ये लोग। तो मतलब कैसे मेकर्स ने यहाँ पर खुद इस सीजन का मजाक बना रखा है। इवेंचुअली कहा जाए तो मेकर्स ने इस सीजन का जनाजा उठा दिया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ ऐसे टॉप 15 ब्लंडर्स। अब चूंकि ये था बिग बॉस का सीजन नंबर 15, तो 15 ब्लंडर हाईलाइट करना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दो फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, तो ब्लंडर नंबर 1 हो जाता है यहाँ पर रॉन्ग थीम। आपने देखा जंगलवासी घरवासी बिग बॉस खुद कंफ्यूजिया गया था कि क्या दें क्या ना दें। कभी बोल रहे थे कि मैप बनाओ, फिर मैप के लिए गुत्थम गुत्ता होते थे। मेकर्स को थीम ही समझ में नहीं आ रही थी। जिस थीम के लिए 1 महीने ये शो खींचा गया, इवेंचुअली वो प्राइस मनी माइनस कर दो, सब जंगलवासी घरवासी बन जाओ। तो मेकर्स खुद कितने ज्यादा कंफ्यूज्ड थे। एक ऐसी थीम वो लेकर के आए जिसका एबीसी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि करना क्या है। आपने देखा कि इतनी शान और शौकत से बड़ा ओवर हाइप करके ये जो जंगल बनाया गया, वो विश्व सूत्री बनाई गई, लड़ना झगड़ना मैप बनाना, भाई मैप कहां गया? मैप कहीं नहीं गया, उसे घुइया के खेत में गाड़ दिया गया। ये थीम कब औंधे मुंह गिर गई आपने सबने देख लिया। सो रॉन्ग थीम ही नहीं, रॉन्ग कास्टिंग कहिए, रॉन्ग प्लानिंग, रॉन्ग एग्जीक्यूशन। बिग बॉस ओटीटी को बिग बॉस 15 से मिक्स कर देना। मिनिमम गारंटी वाले कंटेस्टेंट जैसे कि वो सिम्बा जो कि सोता ही रहता था, जय भानुशाली जिसके लिए इतनी सारी वो ट्यूशन क्लासेस चला करती थी, जो खुद कभी उसूल के नाम पर 5 लाख नहीं देना चाहता था, सडनली 25 लाख कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। कोई भी टास्क नहीं होती थी। हम पीछे के सीजन में देखते हैं कि एक से बढ़कर एक टास्क होती थी, नॉमिनेशन, कैप्टनसी, लग्जरी टास्क, फिर पनिशमेंट, जेल वाली। यहाँ कोई टास्क नहीं होती थी, एक ही टास्क होती थी, पूरे वीक उसको ड्रैग किया जाता था। स्टूपिड मेंटेलिटी कह सकते हैं मेकर्स की। कभी मीडिया के लोगों को भेजते थे, कभी फराह खान को भेजते थे। अपने जो टॉप 5 है वो डे 1 से ही इन लोगों ने कैसे पब्लिक पर थोपना शुरू कर दिया, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। बकवास बोरिंग वीकेंड का वार होते थे जहां कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता था। हमने देखा कोई एलिमिनेशन के नाम पर पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाया गया। सलमान खान बार बार बोलता था कि यहाँ पब्लिक की वजह से लोग टिकते हैं, पब्लिक की वजह से जाते हैं, जबकि हमने देखा विधि, डोनल, स्पेशली विधि के लिए तो बोला गया कि जिसने घर में सबसे ज्यादा रिश्ते बनाए थे उसी का एलिमिनेशन हो जाता है आपसी सहमति बहुमति के आधार पर। और दूसरी तरफ सलमान खान बोलता था ये शो तो रिश्तों का है। रिश्ते बनाने से याद आया है 3 दिन में प्यार हो गया था। ईशान और मायशा को दोनों प्यार की पींगे लड़ाया करते थे। सलमान खान बोलता था तुम लोग कुछ और नहीं करते हो। अफसोस की बात यह है कि यही हरकतें करण और ये तेजा भी करते थे, लेकिन मेकर्स इनकी इस घटियापंथी को प्यार, इनोसेंस, क्यूटनेस और राता लंबिया लंबिया करके गाना बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के इन्हें खूब ज्यादा प्रमोट करने में इन लोगों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं पब्लिक के जो सेंटिमेंट थे उसे इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से उसका इंसल्ट किया है। वोटिंग लाइन ओपन करते रहे, फिर नो एलिमिनेशन करके इन लोगों ने काफी टाइम तक राखी, रितेश, राजीव वडातिया इन लोगों को काफी दिनों तक टिकाए रखा। बहुत ही हद से ज्यादा स्पून फीडिंग की गई, कभी करण कुंद्रा की, कभी जय भानुशाली की। जय भानुशाली हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट था और वो शो में कुछ कर नहीं रहा था। आपको याद होगा तो पिछले आई थिंक 2 वीकेंड जब आई थिंक वीकेंड नंबर 4 या 5 को चल रहा था, जय भानुशाली को जबरदस्त तरीके से ट्यूशन देने में ही पूरे वीकेंड खर्च कर दिए गए। वो जय भानुशाली जो गालियां देता था, हिंसक व्यवहार करता था, जिसने ग्रैंड प्रीमियर में बोल दिया था कि जो मेरा हाथ पकड़े मैं सर फोड़ दूंगा, ऐसे जय भानुशाली को बोला जाता था कि भैया तुम्हारी ये लैंग्वेज नहीं है, तुम यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो सलमान खान जो कि बार बार वॉयलेंट जय भानुशाली या फिर वॉयलेंट करण कुंद्रा को यानी वॉयलेंट एक्टर्स को सपोर्ट करता रहा, जस्टिफाई करता रहा, उसी सलमान खान ने खाम में वो पीछे पड़ गया उमर रियाज के वॉयलेंट डॉक्टर, एग्रेसिव डॉक्टर का टैग चिपकाने में। जबकि हमने देखा कि इस सीजन में रूल्स की धज्जियां बहुत सारे टीवी एक्टर्स ने उड़ाई, लेकिन उन्हें वॉयलेंट एक्टर का टैग नहीं दिया गया, लेकिन उमर के पीछे ये सब लोग पड़ गए। तो आप कह सकते हैं कि रूल्स के मामले में भी मेकर्स का दोगलापन हमें देखने को मिला। ऐसे लोग जिन्होंने बिग बॉस के घर के अंदर हिंसा का प्रमोशन किया, हिंसा को कहीं ना कहीं करने की शुरुआत की, ऐसे लोगों का ट्रिब्यूट देते हो, लेकिन वो बंदा या वो लोग जो कि टास्क में अपना 210 दे रहे हैं ताकि कल को आप सवाल नहीं उठाओ कि भैया तुमने टास्क में कुछ नहीं किया, तुम तो पड़े पड़े निकम्मे हो गए, जैसे करण कुंद्रा के लिए बोला गया था कि तुम कुछ नहीं करते हो। ऐसे ही उमर के लिए भी बोल सकते थे कि भैया तुम कुछ नहीं कर रहे हो, भाई के दम पर आ गए हो, आगे बढ़ना चाहते हो। जब वो बंदा अपना टास्क में 210 देता था तब सलमान खान उसे एग्रेसिव बोलता था, लेकिन जो लोग एग्रेसिव हैं उन्हें सलमान खान बोलता था तुम्हारे खिलाफ किसी ने शिकायत ही नहीं की तो हम क्या करें, सिम्बा तुमने उमर को पूल में पुश कर दिया है, ये तो रिएक्शन था, ये चलता है। लेकिन उमर के टाइम पर गीता कपूर को बुला करके पूरी फैमिली तक को
कहीं ना कहीं यहाँ पर बदनाम करने की, उन्हें यूज करने की, उन्हें डिफेम करने की भर भर के कोशिश की गई। प्रिविलेज की अगर हम बात करें तो शमिता शेट्टी के लिए बार बार वीडियो कॉल्स आते रहे, एक पूरा कुनबा भेज दिया गया, राजीव से लेकर के राकेश, नेहा, ओटीटी गैंग तो था ही सही, इतना जबरदस्त यहाँ पर इन्हें प्रिविलेज मिला है। उसके बाद सलमान खान बोल देता है नहीं यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, शम्मो शेट्टी और ये शीश महल की सस्ती महारानी को कभी बैश नहीं किया गया, जबकि ये दोनों कितनी ज्यादा गलत गई थी ये हम सब ने देखा है। इनके अलावा जो ब्लंडर्स थे वो कभी वीआईपी जोन, कभी नॉन वीआईपी, कभी अपग्रेड, कभी डाउनग्रेड, यहाँ रितेश जैसे सबसे ज्यादा आईक्यू वाले इंसान को लाया गया जिसे आईक्यू का फुल फॉर्म नहीं पता, यहाँ राजीव वटाथिया को ला करके काफी समय तक ढोया गया। डंबोलीना ने बद से बदतर संचालन किया, इतनी चीखी, इतनी चिल्लाई डंबोलीना कद्दूलीना की फेक फाइट, किस कदर ये पब्लिक को टॉर्चर करती रही, लेकिन सलमान खान की बम में दम नहीं था कि वो एक बार भी ये जो वाइल्ड कार्ड्स आए थे इनको एक्सपोज करें। ये डंबोलीना जैसे लोगों को एक्सपोज करने के बजाय सलमान खान तो इन्हें चने के झाड़ पर ही चढ़ाता रहा। इसके साथ साथ राखी के अनफेयर संचालन को डिफेंड करने के लिए सलमान खान ने एक अलग ही पीपीडी बजाती कि देखो हमको फेयर एंड फेयर में जाना ही नहीं है, राखी आप इस शो को चला रही हो, राखी आपने फर्स्ट टिकट टू फिनाले जीत लिया है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, अब तो राखी ही जीतेगी। वो राखी सडनली आउट हो जाती है सो कॉल्ड पब्लिक के वोट्स की वजह से, और उसमें वोटिंग का क्राइटेरिया क्या था, वो क्राइटेरिया था एंटरटेनमेंट, और सलमान खान राखी को एंटरटेनमेंट क्वीन बोलता रहा, लेकिन जो सो कॉल्ड पब्लिक आई थी उन्होंने निशांत को सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग समझा, और ये एक झुनझुना था सिर्फ, निशांत बेचारा इसी में खुश हो गया। निशांत बेचारा यही सोच रहा होगा कि भैया मुझे सबसे ज्यादा नंबर्स मिले हैं, सबसे ज्यादा बड़ा एंटरटेनर का जो खिताब है वो मुझे मिलेगा, लेकिन हाय 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 10 लाख लेके निकल गया वो निशांत भट्ट अपना मून वॉक करते हुए घर से बाहर। वैसे मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ये जो प्राइज मनी में से 10 लाख रुपए लिए हैं निशांत ने, ये निशांत ने प्राइज मनी में से नहीं लिए, बल्कि निशांत ने पूरे सीजन में जो कोरियोग्राफी करवाई है, कभी धर्मेंद्र जी को ट्रिब्यूट, कभी मिथुन को ट्रिब्यूट, कभी सलमान के बर्थडे की सेलिब्रेशन, कभी दिवाली, नवरात्रि, तो इस तरह से जो कोरियोग्राफी करवाई है निशांत भट्ट के थ्रू मेकर्स ने, उसका ये मेहनताना था, ये और कुछ नहीं। एक बात जो आपको यहां पर ध्यान देनी चाहिए कि जब जब किसी कंटेस्टेंट ने पैसे का बैग उठाया है, सलमान खान ने हर सीजन में कहा है कि आपने सही किया, क्योंकि वोटों की गिनती के आधार पर आप पीछे थे। मतलब अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सलमान खान ये बोले अरे भैया तुमने गलती कर दी, तुम तो और आगे आ सकते थे, लेकिन नहीं, हर बार सलमान खान को एक ही स्क्रिप्ट दी जाती कि वोटों की गिनती के आधार पर आप पीछे थे, चाहे वो पिछली सीजन राखी सावंत हो या उसके पहले या फिर अब यहां पर निशांत। वैसे निशांत कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, तेजा कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। शो के अंदर रहते रहते ही तेजा ने नागिन का प्रोमो भी शूट कर लिया, और कान के अंदर ईयरपीस लगाकर कैसे ये लोग मेकर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उन पर अमल करते हैं, ये तो हम सब ने देख ही लिया। अब यहां पर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि निशांत को ऑलरेडी बोला गया होगा कि भैया तू जो है आगे नहीं जाएगा, तू पैसे लेके निकल जाना। जब शो के अंदर कन्फेशन रूम में बैठकर नागिन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, तो अंदर क्या क्या नहीं हो सकता ये आपसे छुपा है नहीं। वैसे भी निशांत भट्ट चाहे बिग बॉस ओटीटी हो या यहां पर हो, उसे सीजन के एंड तक रखना मेकर्स का मिशन था, जिसको कि उन्होंने यहां पूरी तरह से अमली जामा पहना दिया है। वैसे भी निशांत जब जब नॉमिनेशन में आया है, आपको पता है क्या हुआ है। एंड अगर आप देखें, जब भी निशांत नॉमिनेशन में आए, इन लोगों ने हमेशा वोटिंग लाइन चालू करते थे, लेकिन नो एलिमिनेशन कर दिया जाता था। ये फेक लव एंगल, ये जो वाइल्ड कार्ड्स और ये फर्जी चैलेंजर्स, कैसे यहां पर मेकर्स ने अपना ही मजाक बना लिया, ये आप सबने देखा। और रही सही कसर वीकेंड का वार में पूरी हो जाती थी, जहां पर वीक के मुद्दे डिस्कस करने के बजाय अतरंगी पिक्चरों का प्रमोशन किया जाता था। अगर कोई मेरी हेल्प करे डेटा निकालने में कि बिग बॉस 15 में कितनी फिल्मों का प्रमोशन हुआ, उनमें से कितनी फिल्में सुपर हिट रही, कितनी फ्लॉप रही, तो आई एम श्योर ज्यादातर जो फिल्में या जो भी कुछ प्रमोट हुआ है वो सब कुछ फ्लॉप की कैटेगरी में ही जाएगा। चाहे वो बंटी बबली रही हो, चाहे वो चंडीगढ़ करे आशिकी, चाहे खुद सलमान की पिक्चर जो कि एवरेज के आसपास ही रही है, जबकि सलमान खान खुद को एक मेगा स्टार कहते हैं। वहीं सलमान खान के शो में बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं हुआ पुष्पा द राइज का, और पुष्पा झंडे गाड़ रही है। तो साबित हो रहा है कि अच्छा कंटेंट, अच्छी पिक्चर को बिग बॉस की और सलमान खान की कतई जरूरत नहीं है प्रमोशन के लिए। अच्छी फिल्में, अच्छा कंटेंट जो होता है वो अपने दम पर ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये कुछ बिग बॉस के टॉप 15 ब्लंडर्स थे। अगर मैं और डिटेल में घुसूं तो आई थिंक 100-150 ब्लंडर्स निकल जाएंगे। जिस तरह से हर वीक हमने देखा कंटेंट के नाम पर वीकेंड के बारे में पका दिया जाता था, एक ही टास्क होती थी, उसको पूरे वीक ड्रैग किया जाता था और
फालतूपंती, जब देखो तब वो तेजरन का कंबल में दंगल चलता रहता था। लेकिन मेकर्स इस चीज को बड़ा ही क्यूट अंदाज में पोर्ट्रे करते थे, ये दिखाते थे देखो सच्चा प्यार, ये प्यार वो प्यार, जबकि ये कुछ और नहीं करते थे, आलिंगन करते थे, एक दूसरे को पप्पियां झप्पियां पाते थे, रात को तेजा और कंबल में उसको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के वो कुछ गीत सुनाती थी, सवेरे लड़ा करते थे, कैन आई टॉक, कैन आई टॉक, आर यू सीरियस, आर यू सीरियस। सवेरे उठ के निशांत डांस किया करता था, उसके डांस का बेड़ा गर्क कर देती थी ये तेजा, जो कि उठकर ब्रश तक नहीं करती थी। तो यहां पर बिग बॉस ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि विनर हो तो ऐसा हो जो 2-2 दिन ब्रश ना करे, जो नहाए नहीं, जो अपना खाया हुआ झूठा खाना जो कि उसने उस मुंह से खाया जिससे वो ब्रश, जिसमें उसने ब्रश तक नहीं किया है, वो अपना झूठा खाना दूसरों के खाने में मिलाए और दिन में लड़े, रात को उसी आदमी के साथ कंबल में घुस जाए। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। कहने को वो बोलती रही कि उसका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन हर टास्क के पहले ए प्लीज मेरे लिए खेल ले, ए प्लीज मेरे लिए खेल ले, मुझे इस टास्क का रिजल्ट पता है तो मैं क्यों खेलूं, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन यह कितनी दोगली है, इसको अच्छे से पता था कि ये बगैर कुछ करे भी ट्रॉफी जीत जाएगी, लेकिन यहां पर ये कहती रही कि चूंकि मुझे पता है तो मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं, कोई मेरे लिए नहीं खेल रहा है, सब उसे जिताने वाले हैं। अरे मैडम, तुमको तो अच्छे से पता था कि तुमको ही मेकर जिताने वाले हैं। तुम कितनी भोली पंजाबन बन के आई थी, वो फुकरे पिक्चर वाली भोली पंजाबन, तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा। आई थिंक इस तेजा के बारे में तो शायद मैंने इस बिग बॉस 15 के वीक नंबर 4 या 5 से ही मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि इसने पहले विशाल कोटियन को पेला है, ये करण कुंद्रा को भी पेलेगी। और अब आप इसे इत्तेफाक कहें या कुछ कहें कि मेरी वो थंबनेल कहीं ना कहीं पूरे बिग बॉस 15 को एक तरह से समराइज करती है कि कैसे ये चुड़ैल दूसरों के कंधे पर बैठ बैठ कर आगे आई और जिस जिसके कंधे पर बैठी इसने उसी को खा लिया, चाहे ये विशाल कोटियन हो और करण कुंद्रा। करण कुंद्रा जिंदगी भर रिग्रेट करेगा कि क्यों वो तेजरन के चक्कर में पड़ा, क्यों उसने इस तेजा को सपोर्ट करने के लिए प्यार में ऐसा पागल कुत्ता बन गया वो, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर पछताएगा कि वो एमटीवी के शोज में जज बनता था, होस्ट बनता था, यहां एक कुत्ता बन के रह गया, धोबी का कुत्ता, वो भी ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मतलब रनर अप भी नहीं बन पाए, तुम सेकंड रनर अप बने और तुम्हारा जो चेला था वो तुमसे एक कदम आगे आ गया। तो यहां लड़की के चक्कर में कैसे न सिर्फ करण कुंद्रा बल्कि कलर्स ने भी अपनी बैंड बजवा ली है। और कहा भी जाता भैया हेरा फेरी में, कहा ये लड़की का चक्कर, बाबू भैया लड़की का चक्कर, तो लड़की के चक्कर में ये पूरा सीजन बर्बाद करके रख दिया है मेकर्स ने। एक लड़की के चक्कर में अपनी पूरी ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू और करण कुंद्रा ने खुद की रेपुटेशन, जिसे वो जिंदगी भर रिग्रेट करेगा कि हाय कौन सी फूटी किस्मत थी जब ये बिग बॉस 15 में तेजरन में शामिल होने की उसने सहमति दी। इस चक्कर में उसके पूरे करियर के ऊपर एक सवालिया निशान लग चुका है कि क्या सोचकर इसको रोडीज वाले और वो लव स्कूल वाले इसको होस्ट बनाते थे, जज बनाते थे, जो कि अपने सीजन में एक अपना जो चेला है उससे भी पीछे रह गया। एंड वो करण कुंद्रा जिसके पास रियलिटी शोज का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, कैसे वो मेकर्स की चाल में, एक षड्यंत्र में फंस गया। सलमान खान ने बस बोल दिया कि उसका सपोर्ट करो तो तुम सपोर्ट करने लग गए। अरे सपोर्ट करना अपनी जगह, लेकिन खुद का खेलना भी एक अलग जगह। लेकिन तुमने तेजा के चक्कर में इस कदर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब अगर आप थोड़ा और पीछे जाके याद करेंगे तो जब अफसाना की जगह उमर ने तेजा को दिया था वीआईपी का टिकट, मैंने तब भी ये बात हाईलाइट की थी कि उमर ने बहुत गलत किया है। उमर ने अपनी दोस्त की बजाय करण की गर्लफ्रेंड को पिक कर लिया, ये एक बहुत बड़ा वाला ब्लंडर था। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं तेजा वहां से खैरात की उसको ऐसी रेवड़ियां मिलती चली गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी गलती कैसे पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है। उस समय उमर फैंस काफी ज्यादा मुझसे आर्ग्यूमेंट करते थे कि नहीं भाई उमर ने सही किया, सही किया, सही किया। उमर ने कतई सही नहीं किया था। उसने कहीं ना कहीं तेजा को और करण को खुश करने के लिए अफसाना को कुर्बान कर दिया। और बाद में हमने देखा कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे, कैसे अफसाना फिर बहुत ज्यादा इरिटेट हुई थी, बहुत ज्यादा उसने फिर एक साइकोपंथी दिखाई थी, फिर उसका एलिमिनेशन हो गया था, एविक्शन हो गया था। क्योंकि अगर हम देखें तो वो मनी वाली जो टास्क थी वहां पर अफसाना थी उमर की पार्टनर, और किसी ने सोचा नहीं था कि अफसाना और उमर जंगलवासी से घरवासी बन जाएंगे। तो वहां पर अफसाना ने उमर का बखूबी साथ दिया था, तेजा ने कभी साथ नहीं दिया था। तो ये एक ब्लंडर जो कि आई थिंक उमर भी जिंदगी भर रिग्रेट करेगा कि क्यों उसने अफसाना की जगह तेजा को चुना। और ये तेजा तो अपने बूते कुछ कर ही नहीं सकती थी। जंगलवासी से घरवासी पहली बार ये बनी थी विशाल कोटियन की वजह से, तब ये बोलती थी हाँ अब हम वोटिंग में नहीं जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं, अब हम नॉमिनेशन में नहीं। कितनी एक्टिंग कर रही थी। फिर जब बिग बॉस ने ये जो सारे घरवासी जंगलवासी सबको एक जैसा कर दिया, जब ये मनी वाली एक और टास्क होती है जहां ये करण कुंद्रा के साथ टास्क में आकर फिर जाती हैं, जहां पर करण कुंद्रा प्रतीक को पिन डाउन कर देता
देता है और ये कुंद्रा की सस्ती वकील बन जाती हैं। तो अपने बूते ये कभी कुछ नहीं कर पाई, कभी उमर के सहारे, कभी करण के सहारे, कभी विशाल कोटियान के सहारे, और सीजन के एंड में राजीव अडातिया को भेजा गया स्पेशल पावर देकर। तो हर बार ये मैडम किसी ना किसी के सहारे ही आगे बढ़ी है, लेकिन इनके फैंस बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो कैसे एक फॉल्स नैरेटिव चलता है और कैसे बाहर बैठा पीआर जो होता है वो मेकर्स के हर ब्लंडर को जस्टिफाई करता है। और ऐसी तेजा जिसने अपने बूते कुछ भी नहीं किया है इस सीजन में सिवाय वो पूल में कूदने के, उसे ये डिजर्विंग बोल रहे हैं। यही नहीं, बेशर्मी की हद देखिए कि ये तेजा खुद को लेजेंडरी विनर बोल रही है। लेजेंडरी नहीं तो लेजेंडरी, तो लेजेंड है जिंदगी झंडबा तेरी। तूने खुद ने ये इसका एक क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है जहां ये तेजा कह रही है निशांत से कि देख, जब कोई आदमी बहुत नेगेटिव खेलता है ना, वो भले ही फिनाले में पहुंच जाए, वो भले ही जीत जाए, लेकिन उसे पब्लिक का ज्यादा प्यार नहीं मिलता। और ये सारी बातें इत्तेफाक से तुम अपने ऊपर ही लागू कर रही हो, क्योंकि तुम बस 4 दिन की चांदनी और फिर बाकी जितने विनर्स हैं उन सभी नल्ले विनर्स की तरह तुम भी बार बार बिग बॉस के सीजन में आओगी, या फिर घर में बैठ के हेलो एंजल, या फिर ट्रॉफी के साथ इंस्टाग्राम लाइव खेलती रहना आने वाले सीजन्स में। कभी वाइल्ड कार्ड बनके, कभी गेस्ट बनके, कभी पैनलिस्ट बनके तुम्हारा आवन जावन लगा ही रहेगा। तो ये एक जर्नी होती है बिग बॉस के खैराती विनर्स की, जो कि हम बीते काफी सीजन से देख रहे हैं। हाँ, खैराती से याद आया कि दीपिका कक्कर ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी, क्योंकि अब तक वो सबसे घटिया विनर थी। अब कहीं ना कहीं वो ये तो कह सकती चलो मेरे से भी घटिया कोई तो बना जिसने एक्चुअली में कुछ नहीं किया। एक बन गई हलवा बना बना के विनर, वहीं दूसरी बन गई है विनर पब्लिक को चूतिया बनाकर। सिर्फ पब्लिक नहीं, इसने विशाल को, उमर को, करण को, राजीव को, रश्मि को, डंबो को, राखी को, निशांत को, प्रतीक को, सबको चूतिया बनाकर ये विनर बन गई। तो एक हलवा क्वीन थी, एक चूतिया क्वीन है, और ये दोनों ही कहीं ना कहीं बिग बॉस की सबसे वर्स्ट विनर्स हैं। तो एक ब्लंडर वाले सीजन में ये ब्लंडर करने वाले लोगों को विनर बनाना ये सबसे बड़ा वाला ब्लंडर है। और इस ब्लंडर को सलमान खान ये बोलता रहा कि यहाँ कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं होता है, ये सब पब्लिक डिसाइड करती है। कौन सी पब्लिक भाई? यहाँ पर राजीव को भेजा मेकर्स ने, वो फर्जी चैलेंजर्स को भेजा मेकर्स ने, यहाँ वाइल्ड कार्ड्स को भेजा मेकर्स ने, और करण कुंद्रा को तुमने इतना बोला कि तू खेल भाई, तेरी गर्लफ्रेंड के लिए खेल, स्टैंड ले। तो इतने सारे लोगों का सपोर्ट का धक्का लगाकर आपने इस खैराती को आगे भेजा है। ये इसके इतना सब देखने के बावजूद अगर पब्लिक को लग रहा है कि वो डिजर्विंग है, तो आई थिंक ये पब्लिक भी कहीं ना कहीं घनघोर लेवल की चूतिया ही निकली। ऑब्वियसली चूतिया विनर के फैन भी चूतिया ही होंगे। चूतियापा उन लोगों ने किया है और इस चूतियापाई को वो लेजेंडरी विनर बोल रहे हैं। तो ऐसा साबित करके वो खुद को अखंड लेवल का चूतिया साबित कर रहे हैं। वैसे बात चूतियापे की चल रही है तो भैया प्रतीक फैंस का भी जबरदस्त लेवल का चूतियापा कटा है भैया। तुम वहां पर प्रतीक को बॉस ऑफ द वीक, बॉस ऑफ द वीक, बॉस ऑफ द वीक बना के कलर्स के और वूड के ट्विटर हैंडल को एंगेजमेंट पे एंगेजमेंट देते रहे। तुम लोग प्रतीक को बॉस ऑफ द वीक बनाते रहे, यहां पर मेकर्स ने तुम्हें झुंझुना पकड़ाकर तेजा को ट्रॉफी पकड़ा दी। तुम बस लगे रहे वहां झुंझुना पंती करने में, कलर्स को एंगेजमेंट देने में, उनके ट्विटर पे फॉलोअर्स बढ़वाने में, एंगेजमेंट रेट बढ़वाने में। यहां फिनाले में तुम्हारा कट गया। और कर लो जाके बॉस ऑफ द वीक में पोल्स, ये वो वोटिंग, मिल गया तुम सबको बाबा जी का ठिल्लू। हालांकि प्रतीक के लिए थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतीक के फैंस को भी एक तरह से कर्मा ही मिला है। जब आसिम के साथ गलत हुआ, उमर के साथ गलत हुआ, तो प्रतीक फैंस बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे थे। जब जीशान का एलिमिनेशन हुआ बिग बॉस ओटीटी से, तो प्रतीक फैंस बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज सारे प्रतीक फैंस ट्रेंड करेंगे टट्टी चैनल कलर्स, टट्टी चैनल कलर्स। भैया इसी टट्टी चैनल कलर्स पे जाने के लिए जब ब्रीफकेस उठाया था उसने, तब तुम ही लोग कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक, मास्टर, ओ माय मम्मी, इट इज अ मास्टर स्ट्रोक, नाउ व्हाट हैपेंड टू दैट मास्टर स्ट्रोक? वो किसके बम में घुस गए वो मास्टर स्ट्रोक? तुम दूसरे के साथ जब अन्याय होता था तब तुम हंसते थे, मुस्कुराते थे। आज कहीं ना कहीं वही कर्मा का और लाइफ का साइकिल तुम्हारे ऊपर आ चुका है। तो तुम कह रहे तत्ती चैनल कलर्स, उसी तत्ती चैनल पे आने के लिए मैनिफेस्ट किया करता था तुम्हारा लाडला प्रतीक। तो जो गड्ढा आप लोग दूसरों के लिए खोदते थे, कहीं ना कहीं आप लोग उसी में गिर चुके हो। अगर अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज जब तक उनके फेवरेट के साथ गलत नहीं होता तब तक लोगों को बिग बॉस अनफेयर नहीं लगता है। लेकिन द मोमेंट उनके फेवरेट के साथ कुछ गलत होता है, सडनली उनकी आंखें खुल जाती हैं, सडनली उनके लिए बिग बॉस अनफेयर हो जाता है। भाई जब दूसरे के साथ अनफेयर होता ना, तब भी सही का साथ दिया करो। अगर सही का साथ दोगे तो शायद आपको आगे चल के इतना गिल्ट नहीं होगा, इतना आप पछताएंगे नहीं, जो सडनली रातों रात आप पछताने की एक्टिंग करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें रही हैं जो कि बिग बॉस के पोस्टमार्टम के दौरान हमने पता की। अब आप इन बातों से कितने सहमत हैं और आपको ये बातें कितनी अच्छी लगी, कितनी अच्छी नहीं लगी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो सही लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, ताकि उन्हें सो कॉल्ड इंडिया के सबसे बड़े नॉन स्क्रिप्टेड रियलिटी शो की असलियत तो पता चले। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो
आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।